सो नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी जिसमें हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एंड इट इज मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है, जिसमें सारे ही मेटल्स वाले गुण है। अगर मैं मरकरी को छोड़ दूं जो कि लिक्विड है, बाकी हर मेटल जो है वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, लस्ट्रस है, सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मेटल की है। और मैंने पहले भी बोला था दैट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्चुअली ट्रू मेटल्स। ये टिपिकल जो मेटल्स है वो है, ठीक है। तो सबके अंदर ही आपको मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मेटेलिक तो बेटा सारे ही, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इनमें से ज्यादा मेटेलिक कौन है और कम मेटेलिक कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो मेटेलिक बिहेवियर है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता किया जाता है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं? एनएस में भी हो सकते हैं और n-1d के अंदर भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेटल्स है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पढ़ा है ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका लेटिस होता है, जिस लेटिस में ये दो पार्ट्स में जैसे अरेंज होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना, जैसे कॉपर दो पॉजिटिव फिर दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर कॉपर दो पॉजिटिव फिर दो इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इनका लेटिस होता है। यूनिक कॉपर का एक एटम फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे नहीं होता। जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ये लूज कर देते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट बच गया वो इनकी कर्नेल है। तो मेटल्स इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पॉजिटिव चार्ज कर्नेल और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने। सिंपल सी बात, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा कर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उतना ही ज्यादा तुम्हारा एलिमेंट मेटेलिक होगा, ठीक है। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर का सीधा कनेक्शन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे उतने ही ज्यादा वो अट्रैक्शन शो करेंगे कर्नेल से, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोल रहे हैं, और उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा बेटा? मेटेलिक ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस आपको इसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि आउट ऑफ 2, 3, 4, 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो ज्यादा मेटेलिक आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं स्कैंडियम का और मैग्नीज का कंपैरिजन करूं, या फिर चलो क्रोमियम का देख लो। स्कैंडियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, इसकी है 3d5 4s1। तो देखो इसमें ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि इसके तो दो पेयर होंगे। स्कैंडियम में खाली एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्रोमियम में 5 तो ये और एक है, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम ज्यादा मेटेलिक मिलेगा किससे? स्कैंडियम से, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। जबकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें जो है वो आपका मेटेलिक बॉन्ड क्या मिलेगा बेटा? कमजोर मिलेगा, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर को आप इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। जो ज्यादा भारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो मतलब थर्ड फोर्थ सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, ऑस्मियम है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये जो है जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की, ठीक है। हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड। मतलब जो लाइटर एलिमेंट्स है, ऊपर की जो 3D सीरीज है उससे ज्यादा मेटेलिक मिलेंगे 4D या 5D के जो आपको सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो। और ये इतने ज्यादा मेटेलिक होते हैं हैवी, जैसे कि रिहीनियम है। रिहीनियम में इतनी प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे रिहीनियम के साथ 8 बॉन्ड बना सकता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनमें कि रिहीनियम कैन फॉर्म बॉन्ड विद रिहीनियम एंड दैट ऑफ टोटल 8। रिहीनियम के साथ 8 बॉन्ड बना सकते हैं एक साथ। इतना ज्यादा इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होती है मेटेलिक बॉन्ड की, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक और ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड उससे कनेक्टेड है, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
आप इस बात को ना दिमाग में बिठा लीजिए कि इन मेटल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली में मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, HCP, BCC, CCP में एग्जिस्ट करेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और इनके अंदर जो फोर्स है ना, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पकड़ के रख रही है, पॉजिटिव कर्नेल, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो मेटेलिक बॉन्ड है, जो और कुछ नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी फोर्स के ऊपर इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करेंगे बेटा, डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा बड़ा हाई है। अब हाई होने का सीधा सा रीजन है कि इनके बीच में जो फोर्स है, जो मेटल्स को आपस में होल्ड करके रख रही है, उनके एटम्स को, वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना एक और चीज से कंफर्म किया जा सकता है, बाय हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है किसी, जैसे डी ब्लॉक में अगर किसी मेटल क्रिस्टल को मैं हीट करूं ताकि उसके एटम अलग अलग हो जाए, तो इस एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है भाई। किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर मान लो कि 100 कॉपर के एटम है और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 100 है, कुछ इस तरह से उस क्रिस्टल को इतना हीट किया जाए कि उसके सारे एटम अलग अलग हो जाए, तो उस हीट जितनी सप्लाई हमने की है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखूं तो वो काफी हाई है। इसका मतलब इनके मेटल क्रिस्टल को तोड़ के एटम्स को अलग अलग करने में तुम्हें बहुत हीट करना पड़ेगा, और बहुत हीट करना पड़ेगा इसका सीधा सा मतलब है कि एटम्स के बीच में भाई फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, तभी तो ज्यादा हीट करना पड़ रहा है एटम्स को अलग अलग करने में। और अगर एटम्स के बीच में फोर्स स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में आपको बहुत हीट देनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात, ठीक है। अब देखो फोर्स कौन सी है जो आपको तोड़नी है भाई। अगर तुम मेल्ट करोगे तो जाहिर सी बात है मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी, मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूंगी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है, जैसे सॉलिड में मान लीजिए इतने पास है, लिक्विड में इतने दूर चले गए और गैस में इतनी दूर चले गए, ठीक है। आपको ये फोर्स कमजोर करती है इतनी ताकि ये इतने दूर दूर हो जाए, तब मेल्ट होगा। आपको ये फोर्स इतनी कमजोर करनी है कि इतने पार्टिकल दूर दूर हो जाए, तब ये आपका बॉयल होगा, ठीक है, वेपर्स बनेगी इसके। फोर्स और कुछ नहीं, इनमें मेटेलिक बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताएगी कि भाई कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट, हाई और लो। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इनका सारा कनेक्शन होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना बेटा वो लगातार बढ़ते और घटते नहीं है, कैसे, चलो मैं इसको देखती हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, ये मैंने लिखे। अगर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो स्कैंडियम के अंदर 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 5 तो डी में है और 1 एस में है, 6 है, इसमें 5 है। इसमें देखो D6 हो जाएगा अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, 4s2 3d6, तो s में तो है ही नहीं। अगर d में भी तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन भरने पड़े तो तुम यूं भरोगे 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड तो 4 ही बचे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएंगे कितने बेटा, 4। कोबाल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएंगे 3। निकिल में 1 और आ जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएंगे 2। और कॉपर में तो देखो 4s1 3d10, तो सिर्फ s के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि s भी पूरा भरा हुआ है और d भी। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना लगातार इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते, ये पहले बढ़ते हैं, बीच वाले एलिमेंट्स तक जाके मैक्सिमम हो जाते हैं, क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शनल केस है हाफ फील्ड की वजह से, और फिर घटते हैं। तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी ये ट्रेंड मिलेगा, शुरू से और चौथे पांचवें एलिमेंट तक आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। मतलब जो फोर्थ और फिफ्थ मेंबर है किसी भी सीरीज के, वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे अपनी सीरीज के अंदर। मतलब ये ट्रेंड होगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा, एक मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, फिर घटेगा। तो जो बीच के एलिमेंट्स है सीरीज के अंदर, चौथे और पांचवें नंबर पे जो आ रहे हैं, वो अपनी सीरीज के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शो करेंगे, ठीक है, एक सीरीज में। अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज या फिर फिफ्थ सीरीज,
तो अभी मैंने बताया आपको मेटेलिक कैरेक्टर में कि जो हैवी ट्रांजिशन मेटल है, मतलब जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीरीज के मेटल्स हैं, उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की। वो 8-8 बॉन्ड बना रहे अपने साथ, तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड उनके और भी स्ट्रॉन्ग है। तो सेकंड से थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, मतलब पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी सीरीज के जो एलिमेंट है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको हाई मिलेगा। तो इस नाते सबसे ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बेटा टंगस्टन है। ये रीजन तुमने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा होगा, व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन द बल्ब। ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, इतनी हीट को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है। तो डी ब्लॉक के जो 40 एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा हाई होता है किसका, इसका टंगस्टन का। और टंगस्टन एक्चुअली में क्रोमियम वाले ग्रुप का है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्या होगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। और अब देखो, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा वैलेंस टेक्नीशियम टंगस्टन। ठीक है, तो इनका सबसे ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है भाई, ये बीच में है। और बीच में भी ये थर्ड जो सीरीज है आपकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसका एलिमेंट है। तो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, तो टंगस्टन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बीच में मैक्सिमम, साइड में क्या हो जाएगा आपका कम, क्योंकि देखो यहाँ तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 0 हो गए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनका कम, इनका कम, और बीच वालों का आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर अगर आप चेक करो तो जैसे क्रोमियम में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम का ज्यादा मिलेगा, मैग्नीज का कम मिलेगा आपको। ठीक है, जबकि मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम के अंदर कितने बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका क्या हो जाएगा, कम। अगर क्रोमियम के बाद में देखूं तो चलो इन 3-4 एलिमेंट्स को ही देखते हैं जिनका थोड़ा एक्सेप्शनल है। जैसे हमने क्रोमियम वाला जो ग्रुप है वो लिखा, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका दैट इज मैंगनीज। तो यहाँ पे आपके पास मैंगनीज है। तो क्रोमियम और मैंगनीज के केस की अगर आप बात करो तो देखो, जैसे यहाँ पे टेक्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पे रीनियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हमने जो है वो 6 एलिमेंट्स लिखे हैं, ये एक ग्रुप के हैं और ये एक ग्रुप के हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज आप चेक करो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में ही मैक्सिमम है, दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट में। इसमें 6, इसमें 5 है, तो इसका ज्यादा, इसका कम। सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम में से भी मोलिब्डेनम का जो है वो ज्यादा है, टेक्नीशियम का कम है। टंगस्टन का ज्यादा मिलेगा, रिहीनियम का कम मिलेगा, जबकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इनमें भी काफी ज्यादा है। यूं समझ लीजिए कि जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो क्रोमियम ऊपर रहेगा, मोलिब्डेनम ऊपर रहेगा और टंगस्टन ऊपर रहेगा, पर रिहीनियम, टेक्नीशियम और मैग्नीज के केस में आपको एक डिप देखने को मिलेगा, जैसे बढ़ा फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और फिर बढ़ेगा। उसका कारण क्या है बेटा, कि जो मैग्नीज है, जो टेक्नीशियम है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। आपको पता है ना 3d5 4s2, ये क्या हो जाएगा 5s2 4d5। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर इन्होंने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिए तो इनकी जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा मैग्नीज और टेक्नीशियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट में डिप क्यों मिला, नीचे की तरफ क्यों आया मेल्टिंग पॉइंट, इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत है, सेकंड हाईएस्ट है। तो तुम कहोगे बिकॉज दे हैव D5 कॉन्फ़िगरेशन, और D5 कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट हाफ फील्ड है, इसका मतलब स्टेबल है। ठीक है, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में फ्री छोड़ देते हैं तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, भाई इनकी पकड़ से दूर चले गए। क्योंकि अगर ये यूं कहते मैग्नीज की जाओ 500 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लो मेटेलिक, तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में तो वो यूज अप हो जाएंगे, मतलब मैग्नीज की पकड़ से दूर चले जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करते ही इसकी जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीज नहीं चाहता कि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन डी के बॉन्डिंग में यूज करे ताकि उसकी स्टेबिलिटी कम ना हो जाए। इस वजह से मैग्नीज का
और टेक्नीशियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। हमने उम्मीद ज्यादा की करी थी क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे, पर एग्जैक्टली हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के लिए उसको जो है वो एक्चुअली में थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं होने देते। मेटालिक बॉन्ड तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में फ्री घूमेंगे और कर्नेल फ्री घूमेंगे, ठीक है। ये इतना फ्री नहीं छोड़ता अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इनमें तो बेटा एक मरकरी ही है जिसका जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है, बाकी सारे आपको सॉलिड, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हैं वो लिक्विड सॉलिड मिलेंगे। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी की तुम बात करो तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तीनों एक ही ग्रुप के, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी पॉजेसिव 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इनका जो बॉन्ड है वो सबसे कमजोर है। तो इसी मायने में ये बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अलग है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी किसी भी और ट्रांजिशन एलिमेंट इनकी रेस्पेक्टिव सीरीज में से क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। चाहे आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो चाहे मेल्टिंग का, तो ये लोवेस्ट मिलेंगे, सबसे कम मिलेंगे। इवन आप ये कह सकते हो कि इनका जो है वो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे स्कैंडियम हुआ, तो स्कैंडियम में तो कम से कम एक तो था, जिंक में तो एक भी नहीं है, तो स्कैंडियम से भी क्या मिल जाएगा, इसका आपको नीचे जो है वो देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली इनको रिलेट कर सकते हो, मतलब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डाटा डायरेक्ट इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हो। जिस एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम, उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी यूं ही वेरी करेगी, पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम पे जाएगी और फिर क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आज हमने एक्चुअली में 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए हैं, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक कैरेक्टर हो, साइज हो या फिर आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तुमने साइज में देखा 2-3 जगह आपको अजीब लगा, पहले बढ़ा ना, पहले घटा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया, फिर दूसरी और तीसरी सीरीज का बढ़ा, तीसरी और चौथी का फिर सेम हो गया, ठीक है। तो जगह जगह पे नई चीजें निकल के आएंगी जिनके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।